ये गाना मत गाओ। गाने दीजिए ना, गाओ बेटे, यही गाना गाओ, गाओ। ला 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 है पहले का नाता कोई, यूं ही नहीं दिल लुभाता कोई। तेरा मुझसे है पहले का नाता कोई, यूं ही नहीं दिल लुभाता कोई। जाने तू या जाने ना, माने तू या हेलो 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 तेरा मुझसे है पहले का नाता कोई, यूं ही नहीं दिल लुभाता कोई। तेरा मुझसे है पहले का नाता कोई, यूं ही नहीं दिल लुभाता कोई। जाने तू या जाने ना, मैं तो भूल ही गया। माने तू। गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग की हालचाल। चलो बहुत वधिया वधिया ही होना चाहिए। वेरी गुड मॉर्निंग सुमित, वेरी गुड मॉर्निंग प्रियांशु, वेरी गुड मॉर्निंग मनीष, वेरी गुड मॉर्निंग आराधना, वेरी गुड मॉर्निंग वंश, वेरी गुड मॉर्निंग स्टडी विद शाहिद, वेरी गुड मॉर्निंग नालायक स्टूडेंट, वेरी गुड मॉर्निंग हेमाली, आयुष, वेरी गुड मॉर्निंग लड्डू शर्मा, वेरी गुड मॉर्निंग हर्ष, आयुष्मान, शिप्रा। चलो जी सर जी, आपकी तबीयत ठीक है? नहीं अभी तो ठीक नहीं है। अब जब एक बार खांसी लग जाती है तो कम से कम 10-15 दिन परेशान करके जाती है, बट ये चलती रहती है, कोई बात नहीं, हो जाएगी, सही हो जाएगी जी। ठीक है, चलो गाबा सर के दरबार में प्रणाम। प्रणाम जी प्रणाम, सत श्री अकाल, राधे राधे, जय श्री राम, जय हनुमान, जय बजरंग बली, हर हर महादेव, जय महाकाल, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है? और ऑल द वेरी वेरी बेस्ट सीए इंटर और सीए फाउंडेशन के बच्चों को, जिनका भी आज रिजल्ट है। भगवान करे आपका रिजल्ट बहुत बढ़िया आए और आप अपने पेरेंट्स को प्राउड फील कराएं। मतलब फिंगर क्रॉस, मेरे को लगता है कि आज मंगलवार का दिन है, हनुमान जी आपके साथ हैं, टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी, रिजल्ट आपका बहुत बढ़िया आएगा, तो निश्चिंत रहना बिल्कुल जी। ठीक है जी। सर जी रिवीजन कब तक खत्म होंगी? एग्जाम से पहले हो जाएंगी, ठीक है, टेंशन मत लो, एग्जाम से पहले रिवीजन बहुत बढ़िया तरीके से खत्म हो जाएंगी। चलो आ जाओ जी, फटाफट से आ जाओ जी। अब एक बार फटाफट से यहाँ पे आओ, अब हम रिवीजन अपनी स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। लो जी इधर देखो ध्यान से जी। अब कल वाली क्लास के अंदर हमने रेजिडेंशियल स्टेटस वाले चैप्टर की रिवीजन हमने स्टार्ट की हुई थी जी, ठीक है ना। कल वाली क्लास के अंदर हमने रेजिडेंशियल स्टेटस वाले चैप्टर की रिवीजन हमने स्टार्ट की हुई थी। अब अगर मैं रेजिडेंशियल स्टेटस की बात करूंगा तो सेक्शन नंबर 6 हमने ऑलमोस्ट पूरा का पूरा यहाँ पे कंप्लीट कर लिया था। अच्छा, आपको मैंने कुछ क्वेश्चन होमवर्क दिए थे, उस होमवर्क वाले क्वेश्चन में कुछ बच्चों का डाउट है
तो एक बार पहले वो डाउट हम डिस्कस कर लेते हैं। एक तो क्वेश्चन नंबर 2 में एक बच्चे का डाउट था जी। एक तो क्वेश्चन नंबर 2 में एक बच्चे का डाउट था कि सर क्वेश्चन नंबर 2 हमें थोड़ा सा समझ में नहीं आ रहा, तो एक बार चेक कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या है जी। एक बार सारे बच्चे क्वेश्चन बैंक खोल लेना, और क्वेश्चन बैंक में क्वेश्चन नंबर 2 में आपका डाउट था, तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने आपकी स्क्रीन के ऊपर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 2 जी, ये लो जी। नहीं नहीं नहीं, डेली क्लास सुबह नहीं होगी, बस आज वाली सुबह हो रही है कि बच्चों ने कहा था कि सर आज इंडिया ऑस्ट्रेलिया का मैच है, शाम को रखोगे तो हम देख नहीं पाएंगे, तो मैं कहा कोई बात नहीं, सुबह ले लेते हैं जी। ठीक है, चलो इधर देखो ध्यान से। अब एक बार यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, वैसे क्वेश्चन नंबर 2 बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था, इसके अंदर कुछ खास था नहीं। एक बार चेक करना क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है। वो कह रहा है ब्रेटली। अब ब्रेटली है तो ऑब्वियस सी बात है वो फॉरेन सिटीजन होगा, नाम से ही लग रहा है। तो ब्रेटली है इंडियन क्रिकेट प्लेयर, तो सॉरी ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट प्लेयर, तो फॉरेन सिटीजन है। विजिट इन इंडिया फॉर 100 days इन एवरी फाइनेंशियल ईयर। दिस हैज बीन हिज प्रैक्टिस फॉर द पास्ट 10 फाइनेंशियल ईयर। अब एक बात मेरे को सोच के बताओ, पहली बात तो फॉरेन सिटीजन है, तो अगर फॉरेन सिटीजन है तो नॉर्मल केस में कवर होगा, स्पेशल केस में कवर नहीं होगा। अच्छा, अगर ये नॉर्मल केस में कवर होगा तो हर साल वो 100 दिन के लिए आ रहा है, तो 60 डेज और मोर है, और पिछले 4 साल में 365 दिन भी होगा, तो ये पर्सन क्या बन जाएगा रेजिडेंट बन जाएगा। और अगर मैं पिछले 7 सालों की बात करूंगा तो 7 साल में कितना हो गया, 700 दिन हो गया। तो अगर 7 साल में 700 दिन है तो 720 मतलब 730 से कम है। ऑब्वियस बात, अगर 730 से कम है तो ये पर्सन जो है ये RNOR वाली कैटेगरी में कवर हो जाएगा। तो पहले का आंसर बनेगा RNOR। ठीक है ना, पहले का आंसर क्या बनेगा, पहले का आंसर बनेगा RNOR। अगले पॉइंट पर आओ जी। अब वो कह रहा है वुड योर आंसर चेंज इफ द अबव फैक्ट रिलेट टू श्रीनाथ एन इंडियन सिटीजन। अब अगर ये इंडियन सिटीजन है, अब देखो इंडिविजुअल है, इंडियन सिटीजन है, बाहर सेटल्ड है, बाहर से वो इंडिया में आ रहा है, तो उस केस में वो क्या बनेगा। तो एक बात मेरे को बताओ, अगर वो इंडियन सिटीजन है तो वो स्पेशल केस में कवर हो गया। अब अगर वो स्पेशल केस में कवर हो गया तो वो 100 दिन के लिए आ रहा है, तो सिंपल सी बात, अगर वो स्पेशल केस में कवर है तो वैसे भी या तो 182 डेज वाली कंडीशन देखनी होती है या 120 डेज वाली कंडीशन देखनी होती है अगर उसकी इनकम 15 से ज्यादा है। बट यहां तो है ही 100 दिन, यहां तो है ही 100 दिन, ना वो 120 डेज वाली कंडीशन सेटिस्फाइड कर रहा है और ना ये 182 डेज वाली कंडीशन सेटिस्फाइड कर रहा है। तो ये पर्सन जो है ये नॉन रेजिडेंट वाली कैटेगरी में कवर होगा, इस केस में वो रेजिडेंट बनेगा ही नहीं। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा, सर यहाँ पे उसने टोटल इनकम तो दी नहीं। अगर मैं कह रहा हूं टोटल इनकम देता भी तो 120 डेज तो कम से कम चेक करते ना। अरे मेरे नालायक बच्चों, एक बात मेरे को बताओ, अगर मान लो वो इंडियन सिटीजन है, अगर इनकम 15 से ज्यादा भी है तो भी तो 120 डेज वाली कंडीशन तो देखते ना। बट यहाँ पे 100 दिन है तो 120 से तो वैसे भी कम है, तो ये पर्सन जो है ये NR वाली कैटेगरी में कवर होगा, बस ये पर ध्यान दो। अब अगर मैं अगले पॉइंट की बात करूंगा, अगले पॉइंट में वो कह रहा है श्रीनाथ जो है वो 100 दिन की जगह 120 डेज रह रहा है। अब यहां पे हमें इनकम एज्यूम करनी पड़ेगी, यहां पे हमें इनकम एज्यूम करनी पड़ेगी कि अगर इनकम 15 लाख तक है तो 182 डेज सेटिस्फाइड होने चाहिए, यहां पे 120 है तो यहां तो बन जाएगा NR कब, अगर इनकम 15 तक है। बट अगर मैं एज्यूम करूंगा कि अगर इनकम 15 से ज्यादा है तो 120 डेज और मोर है और पिछले 4 साल में 365 दिन भी होगा, तो वो क्या बन गया, रेजिडेंट। और वो 120 डेज वाली कंडीशन की वजह से रेजिडेंट बना, इसलिए वो RNOR वाली कैटेगरी में कवर हो जाएगा। तो ये पॉइंट नंबर C निकल के आ रहा है जी। आई होप आपको मेरी बातें समझ में आती हैं, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है, पक्का पक्का इस पॉइंट को पैक कर सकता हूं। तो सिंपल सी बात है 120 डेज है, अब अगर इनकम 15 तक है तो 182 डेज वाली कंडीशन सेटिस्फाइड होनी चाहिए। अब 182 डेज वाली कंडीशन तो सेटिस्फाइड यहां पे हो नहीं रही, तो उस केस में तो बन गया NR। बट अगर इनकम 15 से ज्यादा है, अगर इनकम 15 से ज्यादा है तो 120 डेज वाली कंडीशन भी देखते हैं, 120 डेज वाली कंडीशन सेटिस्फाइड है तो ये बन गया रेजिडेंट। अब ये रेजिडेंट बना 120 डेज वाली कंडीशन की वजह से, इसलिए ये RNOR वाली कैटेगरी में कवर हो गया, बस ये पर ध्यान दो जी। क्या इसको पैक कर सकते हैं जी, ठीक है, इसको लॉक कर दें। चलो, तो एक तो क्वेश्चन नंबर 2 में एक बच्चे का डाउट था, उसके बाद एक क्वेश्चन नंबर 2 के अलावा एक बच्चे का डाउट जो था, ये क्वेश्चन नंबर 10 में एक बच्चे का डाउट आया हुआ था जी। अब ये क्वेश्चन नंबर 10 में एक बच्चे का डाउट था, तो एक बार चेक करना क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है। क्वेश्चन नंबर 10 है मिस्टर डे। अब मिस्टर डे रिजाइडिंग इन US सिंस 1990, ठीक है जी, विजिट इंडिया फॉर 30 डेज एवरी ईयर।
फिर वो कह रहे हैं ही केम बैक टू इंडिया ऑन 1 अप्रैल 23 फॉर परमानेंट सेटलमेंट, वट विल बी द रेजिडेंशियल स्टेटस फॉर असेसमेंट ईयर 25-26। अब यहाँ पे ना एक बच्चे का डाउट ये था कि सर ये डे जो है वो इंडियन सिटीजन है या फॉरेन सिटीजन है। अब उसने क्या बोला, वो यूएस में रहता है 1990 से, तो मतलब 1990 से पहले वो यूएस में नहीं था, तो हम ये मानेंगे कि पहले वो इंडिया में था, तो इस मिस्टर डे को इंडियन सिटीजन मान के चलेंगे। अब अगर मिस्टर डे को इंडियन सिटीजन मान के चलेंगे तो इंडिविजुअल है, इंडियन सिटीजन है, बाहर सेटल्ड है, बाहर से इंडिया में विजिट कर रहा है, और कब आ रहा है वो 1 अप्रैल 23 को आ रहा है जी। अब अगर वो 1 अप्रैल 23 को आ रहा है और परमानेंट सेटलमेंट के लिए आ रहा है, और उसने कब पूछा है असेसमेंट ईयर 25-26, तो असेसमेंट ईयर 25-26 मतलब प्रीवियस ईयर 24-25। तो एक बात मैं को बताऊं, जब वो 1 अप्रैल 23 को आ रहा है तो 23-24 में वो पूरा साल वो इंडिया में रहा। उसके बाद अगर आप चेक करोगे 24-25 के अंदर भी वो पूरा साल इंडिया में ही रहा, तो रेजिडेंट तो ये कंफर्म बन गया, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है, क्योंकि 24-25 के अंदर वो पूरा साल रहा। अब अगर 24-25 के अंदर पूरा साल रहा तो वो रेजिडेंट तो बन गया, इसमें तो कोई डाउट आपको होना नहीं चाहिए। उसके बाद अब ये ROR बनेगा या RNOR बनेगा, वो डिपेंड करता है पिछले 7 साल में। अब एक बार चेक करो, इस साल में वो रेजिडेंट बन गया, उसके पिछले 7 साल में, अब यहाँ पे 365 दिन है, अब 365 दिन है, और उसके पिछले 6 साल अगर आप देखोगे वो 30 दिन के लिए हर साल आता था, तो मेरे ख्याल से 730 दिन तो बन ही नहीं रहे भाई, 730 दिन तो बन ही नहीं रहे ना। 730 दिन ऐसे मत बनाना कि 365, ये 365 पहले वाला काउंट नहीं होगा, जिस साल में वो रेजिडेंट बना है उसके पिछले 7 साल। तो अगर आप चेक करोगे 730 बन ही नहीं रहे, और अगर 730 नहीं बन रहे तो ये RNOR वाली कैटेगरी में कवर होगा, तो इसका आंसर RNOR दिया होगा जी, ठीक है ना। इसका आंसर अगर एक बार आप चेक करोगे तो इसका आंसर जो है वो RNOR दिया होगा मेरे ख्याल से। एक बार देख लेते हैं इसका आंसर क्या दिया हुआ है। तो इसका आंसर जो यहाँ पे दिया हुआ है, ये देखो जी क्या बना हुआ है, रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट, ये जो है ये RNOR वाली कैटेगरी में कवर होगा, बस ये पर ध्यान दो। क्या इसको लॉक कर सकते हैं, पक्का पक्का। चलो अब एक बच्चे का और डाउट मेरे ख्याल से यहाँ पे आया था, एक बच्चे का जो डाउट था वो क्वेश्चन नंबर आई थिंक 22 में था। क्वेश्चन नंबर 22 में एक बच्चे का डाउट था जी, इलस्ट्रेशन नंबर 22 में एक बच्चे का डाउट था, इस डाउट को लेते हैं, देन फिर हम रिवीजन कंटिन्यू करेंगे जी, ठीक है जी। चलो एक बार आप क्वेश्चन नंबर 22 देख लो फटाफट से, सारे के सारे बच्चे लाइक कर दो यार। सुबह सुबह 7:30 बजे एकदम नहा धो के ब्रश करके अपना टिक्का विक्का लगा के मंदिर जाके कपड़े अपना डाल के बैठ के तुम्हारी क्लास ले रहा हूं, नालायकों। ठीक है जी सर, क्वेश्चन नंबर 19 में भी डाउट है, 19 में भी डाउट है जी। चलो एक बार क्वेश्चन नंबर 19 भी देख लेते हैं जी, एक बार क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। लो जी इधर देखो ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 19 चेक करो। मिस्टर सी है एक जैपनीज सिटीजन है, तो जैपनीज सिटीजन है तो पहली बात तो फॉरेन सिटीजन है, और लेफ्ट इंडिया आफ्टर ए स्टे ऑफ 10 ईयर ऑन 1 जून 2022 ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 23-24। ठीक है, उसके बाद फिर वो कह रहा है ही केम टू इंडिया फॉर 46 डेज, लेटर ही रिटर्न टू इंडिया फॉर 1 ईयर ऑन 10 अक्टूबर 2024 को। डिटरमाइन करो उसका रेजिडेंशियल स्टेटस यहाँ पे क्या होगा, असेसमेंट 25-26 में क्या होगा। तो पहली बात तो वो जैपनीज मतलब जैपनीज सिटीजन है, इंडियन सिटीजन तो है नहीं, फॉरेन सिटीजन है। अब अगर वो फॉरेन सिटीजन है तो यहाँ पे नॉर्मल कंडीशन हमें चेक करनी है, यहाँ पे क्या करना है, हमें नॉर्मल कंडीशन चेक करनी है। अब अगर नॉर्मल कंडीशन चेक करनी है तो आप अगर चेक करोगे वो 24-25 में वो कितने दिन रहा, 10 अक्टूबर 24 से आप देख लो जी। अब 10 अक्टूबर 24 से अगर आप देखोगे तो 10 अक्टूबर मतलब आपका 10 तारीख भी काउंट करेंगे एक, और अक्टूबर में आपके 21 दिन आपके और हो गए, तो 22 दिन अक्टूबर में, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी, उसके बाद फिर यहाँ पे फेब, और फिर यहाँ पे कितना आएगा मार्च। तो यहाँ पे कितने दिन बन रहे हैं, 173 डेज बन रहे हैं। हाँ तो 173 डेज। अब यहाँ पे पहले बताओ नॉर्मल केस चेक करेंगे स्पेशल केस, नॉर्मल केस चेक करेंगे तो 173 डेज बन रहे हैं। अब अगर वो 173 डेज बन रहे हैं तो 60 डेज और मोर है, और पिछले 4 साल में क्या वो 365 दिन रहा होगा, 100% रहा होगा। आप देखो ना वो 10 साल के बाद इंडिया छोड़ के जा रहा है, तो अगर वो 10 साल के बाद इंडिया छोड़ के जा रहा है तो वो 10 साल तक तो वो इंडिया में ही था ना।
भाई अगर आप चेक करोगे वो यहां पर जा रहा है, बट उससे पहले तो वो इंडिया में ही था। नहीं बात समझ में आ रही? भाई अगर मान लो वो इस दिन इंडिया छोड़ के जा रहा है, तो उससे पहले तो वो इंडिया में ही था। तो 24-25 से पिछला साल क्या हो गया? 23-24, फिर क्या हो गया? 22-23, फिर क्या हो गया? 21-22, फिर क्या हो गया? 20-21। ठीक है ना? अब 20-21-22 और यहाँ पे 20-21 में तो वो इंडिया में ही था, तो आराम से पिछले 4 साल में 365 दिन तो होगा। और इवन दोनों कंडीशन वो सेटिस्फाइड करेगा, 730 डेज और मोर भी होंगे, और कम से कम 2 बार वो रेजिडेंट भी बन चुका होगा। तो यहाँ पे इसका आंसर जो है वो ROR आएगा जी। तो अगर मैं क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर देखूं, एक बार चेक करना, ROR ही दिया हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 19 का अगर मैं आंसर देखता हूं, क्वेश्चन नंबर 19, हाँ जी ROR दिया हुआ है। यस, ROR दिया हुआ है। डन, इसको लॉक कर दे रही। तो यहाँ पे ये निकल के आ रहा है ROR। अब फिर एक बच्चे का क्वेश्चन नंबर 22 में डाउट था, तो एक बार क्वेश्चन नंबर 22 भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 क्या था जी? आओ जी एक बार क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 22 आपके सामने, ये लो जी। अब यहाँ पे वो कह रहा है वीजी वॉज बोर्न, हाँ जी, वीजी वॉज बोर्न इन 1977 इन इंडिया, ठीक है। हिज पेरेंट्स वॉज ऑल्सो बोर्न इन 1948, ठीक है। हिज ग्रैंड पेरेंट्स वर हाउएवर बोर्न इन इंग्लैंड, ठीक है। फिर यहाँ पे वीजी आएगा। अब यहाँ पे, हाँ यहाँ पे आएगा वीजी। तो वीजी वॉज रिजाइडिंग इन इंडिया टिल 15 मार्च 2022। देयर आफ्टर ही माइग्रेट टू इंग्लैंड, ठीक है, एंड टुक द सिटीजनशिप ऑफ दैट कंट्री ऑन 15 मार्च 24। अब मेरे को सारे के सारे बच्चे बोल दो, उसको वहां की सिटीजनशिप मिल गई, तो वो इंडियन सिटीजन है, फॉरेन सिटीजन है? अब उसने बोला लेफ्ट इंडियन सिटीजनशिप आफ्टरवर्ड, उसने इंडिया की सिटीजनशिप छोड़ दी, उसको वहां की सिटीजनशिप मिल गई, तो वो 24-25 के लिए, प्रीवियस ईयर 24-25 के लिए वो जो है वो फॉरेन सिटीजन वाली कैटेगरी में कवर होगा। अब अगर वो फॉरेन सिटीजन वाली कैटेगरी में कवर होगा, तो सोच के बोल दो नॉर्मल कंडीशन चेक करेंगे या स्पेशल कंडीशन चेक करेंगे? नॉर्मल कंडीशन चेक करेंगे। अब नॉर्मल कंडीशन हमें देखनी है कि 60 डेज और मोर और पिछले 4 साल में 365 दिन भी होना चाहिए, तो वो रेजिडेंट बन जाएगा। और अगर वो एडिशनल कंडीशन सेटिस्फाइड करेगा तो वो ROR भी बन जाएगा जी। अब यहाँ पे आप एक बार चेक कर लो, ही विजिट इंडिया ड्यूरिंग प्रीवियस 24-25 फॉर 90 डेज। अब अगर वो 90 डेज है तो 60 डेज और मोर है, 60 डेज और मोर है, और उसके पिछले 4 साल में आप देख लो जी। तो हिज ग्रैंड पेरेंट्स बोर्न, अच्छा ये कोई इंडियन ओरिजिन का पर्सन नहीं है, चेक करो, इसके पेरेंट्स 1948 में है, तो 1947 के बाद है, और ग्रैंड पेरेंट्स भी जो है वो इंग्लैंड में है, तो इंडियन ओरिजिन का पर्सन भी नहीं है ये, तो फॉरेन सिटीजन है, और ये फॉरेन ओरिजिन वाली कैटेगरी में कवर होगा, इंडियन ओरिजिन वाली कैटेगरी में भी कवर नहीं हो रहा, तो नॉर्मल केस आएगा। तो उसने ही वॉज रिजाइडिंग इन इंडिया टिल 15 मार्च 22। अब एक बात, तो 15 मार्च 22 तक वो इंडिया में ही रहा, तो क्या 365 दिन भी होंगे या नहीं होंगे? आराम से होंगे 365 दिन भी। तो 365 दिन भी बनेंगे, और मेरे ख्याल से पिछले 7 साल में 730 दिन भी बनेंगे, तो 2 बार ये रेजिडेंट भी रहा होगा पिछले 10 में से, तो आई थिंक ये ROR वाली कैटेगरी में कवर होगा। तो क्वेश्चन नंबर 22 का एक बार आंसर अगर हम देखें, तो मेरे ख्याल से ROR यहां पे बनना चाहिए। देयरफॉर, हाँ देखो, रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट इन इंडिया, तो यहां पे जो है वो ROR वाली कैटेगरी में कवर हो जाएगा। बस ये पर ध्यान दो। क्या बात मेरी समझ में आ रही है? क्या दीपांशु मैंने भेज दिए? मैं टेलीग्राम चैनल पे डाल चुका हूं, एक बार दोबारा से डाल दूंगा, 2-3 दिन पहले मैंने डाले थे। लॉक कर दूं जी? ठीक है जी, क्या इसको लॉक कर दें? डन डनाडन। चलो जी, अब इसको मैं पैक कर रहा हूं जी। तो आई थिंक अब ये कुछ बच्चों के डाउट थे, अगर और भी कोई डाउट होंगे तो आज वाली वीडियो के कमेंट बॉक्स में डाल देना, तो कल उसको हम ले लेंगे जी। ठीक है, आज वाली वीडियो के कमेंट बॉक्स में डाल देना, उसको फिर हम कल ले लेंगे। ठीक है, चलो, आपके कोई भी डाउट्स पेंडिंग नहीं रहेंगे, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपके सारे के सारे डाउट्स जो हैं वो मैं लेके चलूं। ठीक है, चलो इधर देखो ध्यान से, मैं कहना क्या चाह रहा हूं। अब एक बार सारे के सारे बच्चे फटाफट से यहाँ पे आ जाओ जी। हेलो भाई साहब, इधर देखो। अब यहाँ पे कल वाली क्लास में सेक्शन 6 हमने पूरा खत्म कर लिया था। अब आपको मैं थोड़ा सा कंक्लूजन देने जा रहा हूं कि कल वाली क्लास में हमने क्या खत्म किया।
सबसे पहले बात करता हूं इंडिविजुअल की। अब इंडिविजुअल वाले केस के अंदर मैंने कहा था कि इंडिविजुअल का जब भी हमें स्टेटस निकालना होगा उसके दो केस होंगे, नॉर्मल केस होंगे या स्पेशल केस होंगे। 5 स्पेशल केस हैं। अगर आप चेक कर लो उन पांचों में कहीं पर भी कवर हो तो फिर उनके अकॉर्डिंग आप रेजिडेंट बनोगे, नहीं तो फिर नॉर्मल कंडीशन चेक करनी पड़ेगी। 5 स्पेशल केस कौन से थे? 2 केस इंडिया से बाहर जाने वाले थे, 2 केस बाहर से इंडिया में आने वाले थे, एक केस जो था वो डीम्ड रेजिडेंट वाला था। जो 2 केस इंडिया से बाहर जाने वाले थे उसमें सिर्फ इंडियन सिटीजन की बात हो रही थी। जो बाहर से इंडिया में आने वाले 2 केस थे उसमें इंडियन सिटीजन हो या इंडियन ओरिजिन हो, दोनों की बात हो रही थी। और जो डीम्ड रेजिडेंट वाला केस था उसमें भी सिर्फ इंडियन सिटीजन की बात हो रही थी। ये सारी बातें हमने वहां पे देखी थी। फिर अगर आप उन पांचों में कवर नहीं होते तो आप नॉर्मल में कवर हो। नॉर्मल में 2 कंडीशन है, दोनों में से एक कंडीशन भी सेटिस्फाइड करोगे तो आप रेजिडेंट बन जाओगे। फिर जैसे या तो रेजिडेंट बनोगे या नॉन रेजिडेंट बनोगे। अब अगर नॉन रेजिडेंट बनोगे तो नॉन रेजिडेंट की कोई फर्दर 2 कैटेगरी नहीं होती, बट रेजिडेंट की फर्दर 2 कैटेगरी होती हैं, या तो आरओआर बनोगे या आरएनओआर बनोगे। अब ये आरओआर बनना या आरएनओआर बनना ये डिपेंड करता है कि आप रेजिडेंट किस वजह से बने हो। तो गवर्नमेंट ने कहा अगर आप 120 डेज वाली कंडीशन की वजह से रेजिडेंट बने हो या आप डीम्ड रेजिडेंट बने हो तो हमेशा आरएनओआर वाली कैटेगरी में कवर होंगे, कभी भी आप आरओआर नहीं बन सकते। बट अगर आप वैसे रेजिडेंट नहीं बने, किसी और वजह से अगर आप रेजिडेंट बने हो तो गवर्नमेंट ने कहा उस केस में फिर आपकी 2 कंडीशंस होंगी। पिछले 10 में से किसी भी 2 साल आप इंडिया के रेजिडेंट रहे हो या 7 साल में 730 दिन या उससे ज्यादा आप इंडिया में रहे हो। अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड करोगे तो आरओआर बन जाओगे, नहीं तो जो है फिर आरएनओआर वाली कैटेगरी में आ जाओगे। ये सारी बातें हमने यहाँ पे डिस्कस की हैं। क्या इसको पैक कर सकते हैं? पक्का पक्का। चलो अब ये पॉइंट खत्म होने के बाद फिर हमने इंडिविजुअल वाला पॉइंट खत्म कर लिया। फिर अगला हमने बात की कंपनी की। कंपनी के 2 केस होते हैं, डोमेस्टिक कंपनी, फॉरेन कंपनी। डोमेस्टिक कंपनी ऑलवेज रेजिडेंट मानी जाएगी। फॉरेन कंपनी के 2 केस होंगे, या तो उसकी टर्नओवर 50 करोड़ तक है या टर्नओवर 50 करोड़ से ज्यादा है। अब अगर टर्नओवर 50 करोड़ रुपए तक है तो फॉरेन कंपनी जो है वो ऑलवेज एनआर मानी जाएगी। और अगर फॉरेन कंपनी की टर्नओवर 50 करोड़ से ज्यादा है तो हमें चेक करनी पड़ेगी उसकी पोयम कहां पर है। अगर उसकी पोयम इंडिया में है तो फॉरेन कंपनी रेजिडेंट है, अगर पोयम इंडिया से बाहर है तो फॉरेन कंपनी जो है वो नॉन रेजिडेंट है। ये बातें हमने वहां पे चेक की। पोयम का मतलब होता है प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट। ये सारी बातें हमने यहां पे डिस्कस की। फिर बाकी एचयूएफ वाला केस हो गया, पार्टनरशिप फॉर्म हो गया, लोकल अथॉरिटी हो गया। उन सब केस में चेक करते हैं कंट्रोल एंड मैनेजमेंट। अगर उनका थोड़ा सा भी कंट्रोल या सारा कंट्रोल अगर इंडिया में है तो फिर वो सब रेजिडेंट है। अगर 100% कंट्रोल उनका इंडिया से बाहर है फिर वो जाके एनआर वाली कैटेगरी में कवर होंगे। ये सारी बातें हमने यहां पे डिस्कस की। इसी के साथ हमने यहां पे स्टेटस निकालना सीख लिया। अब क्वेश्चन बस ये निकल के रहा है कि जब हमने स्टेटस निकालना सीखा तो हमारे सामने 3 कैटेगरी निकल के आती हैं। या तो कोई पर्सन बनेगा आरओआर या बनेगा आरएनओआर या बनेगा एनआर। और ये आरओआर या आरएनओआर वाली कैटेगरी सिर्फ 2 केस में चेक करेंगे, इंडिविजुअल या एचयूएफ। इंडिविजुअल वाले केस में वो खुद कंडीशन चेक करेगा, एचयूएफ वाले केस में उसका कर्ता होगा, कर्ता एडिशनल कंडीशन चेक करेगा। अगर कर्ता दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड करेगा तो एचयूएफ आरओआर बन जाएगी, नहीं तो एचयूएफ जो है वो आरएनओआर बन जाएगी। इन दोनों को छोड़ के या तो आप रेजिडेंट बनोगे या नॉन रेजिडेंट बनोगे, वहां पे आरओआर या आरएनओआर की बात नहीं होती। बस ये पर ध्यान दो। अब सारे के सारे बच्चे यहां पे देखना जी। अब ये सारी बातें कंप्लीट करने के बाद अब अच्छा यहां पे ना मैंने एक एग्जांपल दिया हुआ है। एक बार ना मैंने एग्जांपल दिया हुआ है, ये उन बच्चों के लिए दिया जिनको कंफ्यूजन होती है कि आरओआर या आरएनओआर कैसे बनते हैं। तो आप एक बार इस एग्जांपल को देख सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे क्या लिखा है आपको मैं 1-2 पॉइंट बता रहा हूं, बाकी आप घर में जाके खुद देख लेना। जैसे पिछले 10 साल में वो क्या था और पिछले 7 साल में क्या था। जैसे पहला एग्जाम्पल है, पिछले 10 साल में वो 9 बार एनआर था, 1 बार वो रेजिडेंट था और 740 दिन था। तो सिंपल सी बात है 740 दिन तो है बट 2 बार रेजिडेंट तो नहीं है ना, वो 1 बार रेजिडेंट है, मतलब 9 बार नॉन रेजिडेंट है। तो वो क्या बनेगा? आरएनओआर बनेगा। फिर अगला एग्जांपल क्या है? 8 बार एनआर 2 बार रेजिडेंट, ये ठीक है बट 730 दिन नहीं है, 730 से कम है तो फिर क्या बन गया? आरएनओआर बन गया। 6 बार एनआर है, 4 बार आर है तो 2 बार आर बन गया और 730 दिन से भी ज्यादा है तो आरओआर बन गया। इस तरह से मैंने यहां पे एग्जांपल दिए हुए हैं। आई होप आपको बात समझ में आती है। ठीक है, तो इस तरह से आपके बैलेंस 4 एग्जांपल है, उसको भी आप देख सकते हो। उसके बाद ना यहां पे फिर मैंने एक पॉइंट और समझाया हुआ है, ये एचयूएफ वाला पॉइंट है। यहां पे कई सारे बच्चे गलती करते हैं तो उसको थोड़ा सा मैं समझाना चाहता हूं एचयूएफ वाले पॉइंट को, फिर हम सेक्शन नंबर 5 के ऊपर आएंगे। अब सारे के सारे बच्चे यहां पे आंसर देना। देखो यहां पे मैंने एचयूएफ के बारे में लिखा है। अरे सारे बच्चे बताना एचयूएफ का रेजिडेंट बनना या नॉन रेजिडेंट बनना वो किस पे डिपेंड करता है? वो उसके कंट्रोल पे डिपेंड करता है।
कि अगर थोड़ा सा भी कंट्रोल या सारा कंट्रोल अगर इंडिया में है तो फिर तो एचईएफ रेजिडेंट है, और अगर 100% कंट्रोल इंडिया से बाहर है तो फिर एचईएफ क्या बन जाएगी, नॉन रेजिडेंट बन जाएगी। एचईएफ का आरओआर बनना, आरएनओआर बनना वो किस पे डिपेंड करता है, कर्ता पे। अगर कर्ता दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड कर रहा है तो एचईएफ आरओआर है, नहीं तो एचईएफ आरएनओआर है, बस ये पर ध्यान दो। अब यहां पे एक बार चेक करना, एचईएफ का 100% कंट्रोल जो है वो इंडिया में है और कर्ता जो है वो आरओआर है, तो बताओ एचईएफ क्या बनेगी। सारे बच्चे बोलो, एचएफ का 100% कंट्रोल आउटसाइड इंडिया में, आउटसाइड, बट कर्ता जो है वो आरओआर है, तो एचएफ क्या बनेगी, ऑब्वियस सी बात है एनआर बनेगी, क्योंकि अगर एचएफ का 100% कंट्रोल ही इंडिया से बाहर है तो एचएफ रेजिडेंट बन ही नहीं सकती, वो एनआर बनेगी। और अगर एनआर बनेगी तो हम कर्ता का स्टेटस चेक ही नहीं करेंगे, कर्ता क्या है। कर्ता का स्टेटस हम तब चेक करेंगे पहले एचएफ रेजिडेंट बने, उसके बाद हम चेक करेंगे कर्ता क्या है। क्या बात समझ में आ रही है जी? अगले पॉइंट पर आओ, एचएफ का 80% कंट्रोल इंडिया में है, 20% कंट्रोल आउटसाइड इंडिया में है, तो एचएफ क्या बन गई, रेजिडेंट बन गई। और कर्ता जो है वो आरएनओआर है। अब सोच के बोलो, अगर कर्ता आरएनओआर है तो एचएफ भी क्या बनेगी, ऑब्वियस सी बात है आरएनओआर बनेगी, क्योंकि कर्ता अगर एडिशनल कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा तो एचएफ का स्टेटस क्या बनेगा, आरएनओआर। अगले पॉइंट पर 50% कंट्रोल एचएफ का इंडिया में है, 50% बाहर है, तो एचएफ क्या बन गई, रेजिडेंट बन गई। और कर्ता जो है वो एनआर है। अब सारे बच्चे बोल देना कर्ता जो है वो एनआर है। अब यहां पे कई सारे बच्चे गलती करते हैं। अब एचईएफ रेजिडेंट है, कर्ता एनआर है। अब सोच के बोला, जो कर्ता एनआर है वो तो उस प्रीवियस ईयर के लिए एनआर है ना, क्या पता पिछले 10 में से किसी भी 2 साल वो इंडिया में रेजिडेंट रहा हो, क्या पता 7 साल में 730 दिन या उससे ज्यादा रहा हो। तो आपको नहीं लग रहा वहां पे दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड हो सकती हैं या नहीं भी हो सकती हैं? तो गवर्नमेंट कह रही है इस केस में एचईएफ जो है वो आरओआर भी हो सकती है, वो आरएनओआर भी हो सकती है, डिपेंड करता है करता पिछले 10 साल में क्या रहा और पिछले 7 साल में क्या रहा। भाई उसने क्या बोला, उसने बोला करता जो है वो एनआर है, तो ऑब्वियस सी बात है एनआर जो है वो तो उस साल के लिए है ना। पिछले 10 साल में करता क्या था या पिछले 7 साल में करता क्या था वो बताया ही नहीं है। तो अगर नहीं बताया तो एचईएफ आरओआर और आरएनओआर दोनों हो सकती है, बस ये पर ध्यान दो जी। क्या बात समझ में आ रही है जी? हेलो लड़कियों, हेलो प्रिंस, क्या हाल है प्रिंस बहन? बढ़िया बढ़िया, चलो बहुत बढ़िया। प्रिंस मैंने बोल दिया उनके बिहाफ में ना, मैंने बोल दिया, ठीक है। अब शांत बैठ जाओ। अब यहाँ पे क्वेश्चन देखो। अब देखो यहाँ पे 10% कंट्रोल इंडिया में है, 90% बाहर है, तो अगर 10% इंडिया में है तो क्या बन गया, रेजिडेंट। और एचईएफ क्या है, आरओआर, तो सॉरी कर्ता क्या है, आरओआर, तो एचईएफ भी क्या बन जाएगी, आरओआर बन जाएगी। इसमें कोई सिंपल दिक्कत वाली बात नहीं है जी। क्या बात लोग कर दें? ठीक है जी। तो फाइनली अब जाके पॉइंट हमारा यहाँ पे खत्म हो जाता है। अब यहाँ पे आ जाओ, देखो 100% कंट्रोल इंडिया में तो एचएफ आर है, कर्ता आरएनओआर है, तो एचएफ भी क्या बनेगी, आरएनओआर बनेगी जी। ठीक है। अब यहां पे आ जाओ जी। अब यहां पे सेक्शन 5 की हम स्टार्टिंग करने जा रहे हैं। इसको थोड़ा ध्यान से समझना कि सेक्शन 5 क्या है। अब मेन मुद्दा क्या है कि स्टेटस तो हमने निकाल लिया, बट एग्जामिनर जो है ना वो खाली स्टेटस पे नहीं रुकता। सर पार्शल कंट्रोल में मेजोरिटी नहीं दिखना, ना ना ना, पार्शल का मतलब अगर 1% भी कंट्रोल इंडिया में है तो एचईएफ जो है वो रेजिडेंट बन जाएगी। ठीक है जी। सर अगर करता एनआर एंड पिछले 10 साल 7 साल का डेटा दिया हो तो चेक करेंगे, बिल्कुल चेक करेंगे, ऑब्वियसली बात है चेक करेंगे। वो तो यहां नहीं दिया तो मैंने बोला आरओआर या आरएनओआर, अगर दिया होता तो अकॉर्डिंगली फिर मैं आंसर देता जी। ठीक है। चलो इधर देखो ध्यान से मैं कहना क्या चाह रहा हूं, सारे के सारे बच्चे यहां पे आंसर दो। अब मेरा पूरी क्लास का क्वेश्चन है सेक्शन नंबर 5 स्कोप ऑफ टोटल इनकम। अब प्रॉब्लम क्या, एग्जामिनर सिर्फ ना स्टेटस पे नहीं रुकता। वो तुम्हें क्वेश्चन क्या देगा, वो तुम्हें क्वेश्चन ये देगा कि पहले स्टेटस निकाल लो और उस स्टेटस के बेस पे तुम इनकम निकालो। मैं दोबारा बोलूंगा, वो तुम्हें क्वेश्चन क्या देगा, वो क्वेश्चन ये देगा कि पहले स्टेटस निकालो और उस स्टेटस के बेस पे क्या करो, तुम इनकम निकालो। तो स्टेटस तो हमने निकालना सीख लिया, अब उसके बेस पे इनकम कैसे निकालनी है तो वो सारी की सारी बातें सेक्शन नंबर 5 के अंदर है। अब सेक्शन 5 ये बात कहता है कि 3 कैटेगरी है, या तो आप बनोगे आरओआर, या आप बनोगे आरएनओआर, या आप बनोगे एनआर। ये 3 कैटेगरी आपके निकल के आती है।
अब सबसे पहला पॉइंट ये निकल के आता है, इनकम एक्रू और अराइज इन इंडिया। मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन है, अगर आपने कोई इनकम इंडिया में कमाई है, अब सोच के बोला अगर आपने पैसा इंडिया में कमा लिया तो आपको नहीं लग रहा वो सबके हाथ में टैक्सेबल होगा? ऑब्वियस सी बात है, यस। तो यहां पर भी टैक्सेबल है, यहां पर भी टैक्सेबल है, यहां पर भी टैक्सेबल है, वो तीनों के हाथ में टैक्सेबल है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इनकम एक्रू और अराइज इन इंडिया, आपने रिसीव कहीं पर भी की हो मैटर नहीं करता, अगर अराइज इंडिया में की है तो वो सबके हाथ में टैक्सेबल है। टैक्सेबल टैक्सेबल टैक्सेबल। सेकंड पॉइंट आ रहा है, इनकम डीम टू बी एक्रू और अराइज इन इंडिया। भाई आपने एक्चुअल में इनकम इंडिया में कमाई नहीं है, बट माने या ना मानो मानना ही पड़ेगा, वो इनकम तुमने इंडिया में ही कमाई है। तो गवर्नमेंट ने कहा टैक्सेबल टैक्सेबल टैक्सेबल, वो तीनों केस में टैक्सेबल है। अगर डीम टू बी एक्रू और अराइज इन इंडिया है, वो तीनों केस में टैक्सेबल है। बस ये पर ध्यान दो। तो चाहे वो खाली अराइज इन इंडिया है, चाहे वो डीम टू बी अराइज इन इंडिया है, वो तीनों केस में टैक्सेबल होगी। बस ये पर ध्यान दो। आगे देखो फिर, इनकम रिसीव इन इंडिया, अगर आपने कोई पैसा इंडिया में रिसीव किया है, कमाया कहीं पर भी हो, ये मैटर नहीं करता, अगर आपने उस पैसे को इंडिया में रिसीव कर लिया है तो सबके हाथ में टैक्सेबल है, मतलब सबकी इनकम में जुड़ेगी। फिर सेकंड पॉइंट है, इनकम डीम टू बी रिसीव्ड इन इंडिया, जो पैसा आपने इंडिया में रिसीव नहीं किया, बट माने या ना मानो मानना ही पड़ेगा वो पैसा आपने इंडिया में रिसीव कर लिया है, तो भी वो क्या होगा, सबके हाथ में टैक्सेबल कर दिया जाएगा। अब पहले मेरे को सारे के सारे बच्चे बताओ, हेलो भाई साहब, ओए ओए हेलो, ओए ओए ओए, इधर देखो ध्यान से, एक बात मेरे को बताओ, क्रक्स क्या निकल के आ रहा है? क्रक्स ये निकल के आ रहा है, चाहे पैसा आपने इंडिया में कमाया हो या पैसा आपने इंडिया में रिसीव किया हो, ये दोनों अमाउंट जो है ये सबके हाथ में टैक्सेबल है। इसके लिए हमें स्टेटस चेक ही नहीं करना, मतलब चाहे वो आरओआर हो, चाहे वो आरएनओआर हो, चाहे वो एनआर हो, ये दोनों इनकम अगर अराइज इन इंडिया है या रिसीव इन इंडिया है, ये दोनों की दोनों इनकम सबके हाथ में टैक्सेबल होगी। बस ये पर ध्यान दो जी। क्या बात समझ में आ रही है जी? अब अगला पॉइंट ध्यान देखना जी। नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है, इनकम एक्रू और अराइज आउटसाइड इंडिया, आपने पैसा कमाया इंडिया से बाहर, ठीक है, फ्रॉम ए बिजनेस कंट्रोल और प्रोफेशन सेटअप इन इंडिया, ठीक है, बट इनकम रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि आपने एक पैसा इंडिया से बाहर कमाया और वो पैसा आपने इंडिया से बाहर ही रिसीव किया, बट उसका बिजनेस कंट्रोल या प्रोफेशन इंडिया में सेटअप है। तो गवर्नमेंट ने कहा अगर बिजनेस कंट्रोल या प्रोफेशन इंडिया में सेटअप है तो वो इनकम जो है वो आरओआर में तो आएगी, आर एनओआर के हाथ में भी टैक्सेबल होगी, बट वो एनआर के हाथ में टैक्सेबल नहीं होगी। बस ये पर ध्यान दो। मतलब अगर कोई पर्सन एनआर है तो बाहर पैसा कमाया और बाहर ही रिसीव किया, वो एनआर के हाथ में नॉन टैक्सेबल है, चाहे उसका कंट्रोल इंडिया में ही क्यों ना हो। इंडिया में कंट्रोल होना ये आर एन ओ आर की टैक्सेबिलिटी पे इफेक्ट डालेगा, एनआर की टैक्सेबिलिटी पे इफेक्ट नहीं डालेगा। बस ये पर ध्यान देना चाहिए। क्या बात समझ में आ रही है जी? तो यहां पे आरओआर में टैक्सेबल, आर एनओआर में टैक्सेबल, बट एनआर में यहां पे कोई टैक्सेबिलिटी नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट कह रही पैसा बाहर कमाया एंड बाहर ही रिसीव किया, तो एनआर के हाथ में इंडिया में टैक्स नहीं लगेगा। बस ये पर ध्यान दो जी। आगे देखो, अगला पॉइंट क्या है, इनकम अराइज एंड रिसीव आउटसाइड इंडिया एंड बिजनेस कंट्रोल और प्रोफेशन सेटअप आउटसाइड इंडिया। मतलब कमाया बाहर, रिसीव बाहर किया, बिजनेस कंट्रोल भी बाहर है, प्रोफेशन भी बाहर सेटअप है, तो सिर्फ आरओआर में टैक्सेबल है, इन दोनों में जो है फिर वो नॉन टैक्सेबल है। बस ये पर ध्यान दो। तो सिंपल सी बात क्या निकल कर, अगर बिजनेस कंट्रोल इंडिया में है तो आरओआर आरएनओआर दोनों में आएगा, एनआर में नहीं आएगा, और अगर बिजनेस कंट्रोल या प्रोफेशन सेटअप इंडिया से बाहर है तो सिर्फ और सिर्फ आरओआर के हाथ में टैक्सेबल होगा, आरएनओआर और एनआर के हाथ में यहां पे टैक्सेबल नहीं होगा। क्या बात मेरी समझ में आ रही है? पक्का पक्का, यहां तक कोई डाउट तो नहीं है? अगले पॉइंट पर आओ। नेक्स्ट पॉइंट देखो, इनकम एग्जम्प्ट अंडर एनी प्रोविजन ऑफ इनकम टैक्स एक्ट। अब मेरे को सारे बच्चे बताना, अगर कोई इनकम टैक्स में एग्जम्प्ट है, जैसे एग्रीकल्चर इनकम हो गया, आपको गिफ्ट मिल रहा है रिलेटिव से, आपको शादी पर गिफ्ट मिल रहा है। अब कुछ इनकम ऐसी है जो इनकम टैक्स में एग्जम्प्ट है। अब जो इनकम टैक्स में सेक्शन 10 में एग्जम्प्ट है या गिफ्ट के लॉ में एग्जम्प्ट है, जो इनकम कहीं पर भी एग्जम्प्ट है, तो गवर्नमेंट के लिए एग्जम्प्टेड इनकम थोड़ा किसी के हाथ में आएगी। तो ये नहीं है कि आरओआर के हाथ में एग्जम्प्टेड इनकम भी आएगी, नहीं, जो इनकम टैक्स में एग्जम्प्ट है वो किसी के हाथ में भी टैक्सेबल नहीं होगी। तो नॉन टैक्सेबल, नॉन टैक्सेबल, नॉन टैक्सेबल, वो तीनों में से किसी के हाथ में टैक्सेबल नहीं होगी। एंड लास्ट पॉइंट फिर होता है पास्ट
अनटैक्स प्रॉफिट। अब ये पास्ट अनटैक्स प्रॉफिट का मतलब क्या होता है कि ऐसे प्रॉफिट जो पहले टैक्सेबल नहीं हुए थे, उस इनकम का अभी पता लगा है। अब जो पहले टैक्सेबल नहीं हुए थे उस इनकम का अभी पता लगा है, तो उस इनकम पर उसी साल के रेट से टैक्स लगेगा, वो करंट ईयर की इनकम का पार्ट नहीं बनेगी। तो गवर्नमेंट ने कहा अगर कोई पास्ट अनटैक्स प्रॉफिट है वो टैक्सेबल है, बट वो उस साल के रेट से है, वो करंट ईयर की इनकम में कवर नहीं होंगे, तो ये नॉन टैक्सेबल नॉन टैक्सेबल नॉन टैक्सेबल, मतलब वो करंट ईयर की इनकम में नहीं जुड़ेंगे किसी के हाथ के अंदर भी। बस ये पर ध्यान दो। क्या बात मेरे समझ में आ रही है? सर प्रीवियस इनकम ब्रॉट फॉरवर्ड दिस ईयर टैक्सेबल होगा? नहीं होगा जी, क्योंकि वो ऑलरेडी उस साल में टैक्सेबल हो चुका होगा। सर डीम टू बी एक्रू का एक एग्जांपल सेक्शन नंबर 9 डिस्कस करेंगे। सेक्शन नंबर 9 में जितनी भी इनकम है वो क्या है? वो डीम टू बी एक्रू और अराइज इन इंडिया ही तो है। सेक्शन नंबर 9 जो हमारा है उसकी हेडिंग क्या थी? इनकम डीम टू बी एक्रू और अराइज इन इंडिया। तो वो सारी की सारी इनकम सेक्शन 9 में डिस्कस करेंगे कि ऐसी कौन कौन सी इनकम है जिसको इंडिया में एक्रू और अराइज मानेंगे। क्या बात मेरी समझ में आ रही है? पक्का पक्का। चलो तो अब एक बार यहां पे आ जाओ जी। अभी हमारा, अच्छा एक बार पहले मेरे को फटाफट से रिकॉल करवा दो सारे के सारे बच्चे। हेलो भाई साहब, इधर देखो ध्यान से। सबसे पहला पॉइंट, इनकम अराइज इन इंडिया टैक्सेबल टैक्सेबल टैक्सेबल। इनकम डीम टू बी अराइज इन इंडिया टैक्सेबल टैक्सेबल टैक्सेबल। इनकम रिसीव्ड इन इंडिया टैक्सेबल टैक्सेबल टैक्सेबल। इनकम डीम टू बी रिसीव्ड इन इंडिया टैक्सेबल टैक्सेबल टैक्सेबल। इनकम अराइज आउटसाइड इंडिया एंड रिसीव आउटसाइड इंडिया बट बिजनेस कंट्रोल फ्रॉम इंडिया या प्रोफेशन सेटअप इन इंडिया, तो टैक्सेबल टैक्सेबल नॉन टैक्सेबल। इनकम अराइज आउटसाइड इंडिया and receive outside India and business control and profession set up outside India, तो taxable non taxable non taxable। income exempt under income tax non taxable non taxable non taxable। past untaxed profit non taxable non taxable non taxable। ये सारी की सारी बातें हमने की है। रेमिटेंस कंसीडर नहीं करते। अगर आपने इनकम पहले कमाई है और बाद में उसको रेमिट की है, मतलब अगले साल आपने रेमिट की है, तो अगले साल अगर आपने रेमिट किया तो वो टैक्सेबल नहीं करेंगे। रीजन, क्योंकि वो ऑलरेडी पहले टैक्सेबल हो चुकी होगी जब वो इनकम कमाई गई होगी जी। ठीक है जी। अब एक बार यहां पे आ जाओ जी। अब यहां पे आपको मैं दिखा देता हूं क्वेश्चन। ये लो जी। अब ये आपको इनकम दी है, एक बार ये लो जी, एक बार क्वेश्चन पढ़ते हैं। पहले क्या है कह रहा है, उसकी टोटल इनकम निकालो। फॉलोइंग केस में ये एज्यूम करके चलो कि अगर वो आरओआर है, आरएनओआर है या एनआर है तो क्या क्या होगा। अब ये आपके सामने क्वेश्चन है, एक बार ट्राई करके देखोगे जी? एक बार आप ट्राई करके देखोगे? मैं स्क्रीन पूरी कर देता हूं ताकि तुम्हें क्वेश्चन पूरा बड़ा दिख जाए। लो जी, एक बार एक क्वेश्चन ट्राई करके देखो कि आरओआर, आरएनओआर और एनआर में कितनी इनकम टैक्सेबल होगी। हाँ जी, सारे बच्चे फटाफट से क्वेश्चन करो। आरओआर में 3,20,000। बाकी सब बच्चे बताओ जी।
बाकी सब बच्चे फटाफट से आंसर दे दो जी। आर ओ आर एन आर ओ एन ओ आर में 3 20, एन आर में 1 30। डन। 3 20, आर ओ आर में 3 20। चलो जी, एक बार चेक करते हैं। पहले तो इसका आंसर क्या आ रहा है जी, एक बार चेक करते हैं इसका आंसर क्या आ रहा है। आओ जी, अब एक बार यहां पे देखना इसका आंसर क्या आ रहा है। तो इसका आंसर जो आ रहा है 3 20, 175 और 130, ये आंसर आ रहा है जिसका। ठीक है जी, 3 20, 175 और आपका आंसर जो आ रहा है 130। सारे के सारे बच्चे नालायक हैं यार, सारे के सारे बच्चे नालायक हैं। इधर देखो ध्यान से, यहां पे एक बार चेक करो आपने क्या किया। वो कह रहे इनकम फ्रॉम बिजनेस इन केन्या, इनकम फ्रॉम बिजनेस इन केन्या रिसीव इन थाईलैंड। तो कमाया बाहर, रिसीव भी बाहर किया, तो सिर्फ आरओआर के अंदर आएगा 1 लाख रुपए, फिर दोनों में नहीं आएगा 1 लाख रुपए, नील और नील। उसके बाद देखो, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी सिचुएटेड इन बिहार 50% रिसीव्ड इन बिहार एंड बैलेंस 50% इन यूएसए। तो एक बात मेरे को बताओ, जब उसने इनकम कमाई बिहार से है तो रिसीव कहीं पर भी की हो, सबके हाथ में सारी आएगी ना, 50,000 50,000 50,000। भाई 50,000 50,000 50,000, उसका रिसीव का तो मैटर ही नहीं है। जब उसने इनकम इंडिया इंडिया में कमाई है, प्रॉपर्टी बिहार में है, तो वहां से आ रही है, तो फिर सबके हाथ में सारी टैक्सेबल होगी। उसके बाद देखो जी, फिर सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉयर बिजनेस इन यूएसए बाहर है, एंड रिसीव इन इंडिया। अब रिसीव इन इंडिया है तो 80,000 80,000 80,000 तीनों के हाथ में आएगा। फिर इनकम फ्रॉम बिजनेस इन कनाडा, मतलब कमाया बाहर, रिसीव्ड इन कनाडा, रिसीव भी बाहर किया, 50% कंट्रोल इंडिया में है। तो अगर 50% कंट्रोल इंडिया में है तो आर ओ आर के हाथ में तो सारी आएगी, आर एन ओ आर के हाथ में उतनी आएगी जितना कंट्रोल इंडिया में है, और एनआर के हाथ में आएगी नहीं। और उसके बाद फिर यहां पे देखो जी, एग्रीकल्चर इनकम अराइज इन हरियाणा। तो अगर एग्रीकल्चर इनकम अराइज इन हरियाणा है, तो एग्रीकल्चर इनकम अगर इंडिया में कमाई है तो वो सारी की सारी एग्जम्प्ट है, वो किसी के हाथ में भी टैक्सेबल नहीं होगी जी। ठीक है जी, तो आंसर जो बनेगा वही आंसर बनेगा 3,20,000, 1,75,000 और 1,30,000, ये आंसर बनेगा जी। हो तुम वैसे नालायक ही जी। एक बच्चा कह रहा है केनिया कहाँ पड़ता है, ये लक्ष्मीनगर के पास पड़ता है, दिल्ली में ही है। दिल्ली में एक छोटी सी जगह है, उसका नाम केनिया है। अबे नालायक, इंडिया से बाहर वाली कंट्री है ना। सर फर्स्ट में कंट्रोल नहीं बताया है, हाँ तो फर्स्ट में कंट्रोल नहीं बताया तो आप इंडिया में कैसे मान लोगे। एक बात बताओ ना, अगर इंडिया, अगर उसने कुछ नहीं कहा तो कंट्रोल इंडिया से बाहर ही है। जब तक वो स्पेसिफिकली नहीं कहेगा ना कंट्रोल इंडिया में है, तुम खुद कंट्रोल नहीं मानेंगे। ये नहीं कि हम एज्यूम करके आएंगे, आपको लॉजिकल एजम्पशन लेनी है। अगर वो कुछ नहीं कह रहा तो कंट्रोल इंडिया से बाहर है। भाई कमाया बाहर, रिसीव बाहर किया, हम कंट्रोल इंडिया से अपने आप कैसे मान ले, हम ये मानेंगे कंट्रोल भी बाहर था। क्या बात समझ में आ रही है जी। चलो अगले पॉइंट पर आओ जी। अब यहां पे देखो, ये लो जी, अब ये क्वेश्चन आपके सामने है। अब मुझे फटाफट से बता दो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। ये लो जी, ये क्वेश्चन आपके सामने है, यहां से पहला पॉइंट स्टार्ट हो रहा है। ये लो जी, अब बताओ आर ओ आर, आर एन ओ आर और एनआर के हाथ में क्या होगा जी। जल्दी बताओ, आर ओ आर, आर एन ओ आर और एनआर के हाथ में क्या होगा। तो आर ओ आर में इंक्लूडेड, तो आर ओ आर में तो आएगा आएगा ना, आर ओ आर में तो सारी ग्लोबल इनकम आती है। आर ओ आर के अंदर तो मेरे नालायक बच्चे सारी ग्लोबल इनकम आती है, कमाया कहीं पर भी हो, रिसीव कहीं पर भी किया हो, आर ओ आर के हाथ में सारी की सारी ग्लोबल इनकम आती है। ठीक है, चलो फटाफट से मुझे इसका आंसर दो जल्दी। ये लो, पूरा क्वेश्चन देखो और मुझे इसका आंसर दो।
770, ROR में 770, रिधिमा का आंसर आ रहा है ROR में 860। बाकी सब बच्चे जी, मैं ऐसा करूंगा कलेश ही खत्म कर दूंगा। मैं तुम्हें ना आज एक गूगल ड्राइव का लिंक दे दूंगा, उस गूगल ड्राइव के लिंक में सारे नोट्स मैं वहीं पे अपलोड करता रहूंगा, कलेश ही खत्म। क्योंकि कई बच्चों को मिलते हैं, कई बच्चों को नहीं मिलते। वो लिंक तुम संभाल के रख लेना, और जो भी कोई नोट्स मांगे उस लिंक को फॉरवर्ड कर देना। मैं लिंक में सारे नोट्स अपलोड करता रहूंगा, ताकि तुम वहां उस लिंक को खोलो, तुम्हें पूरी डिटेल बुक भी मिल जाए, क्वेश्चन बैंक मिल जाए, ये वाले नोट्स भी वहां से मिल जाएंगे आपको। ROR में 860 आएगा। ठीक है, ROR में 860 और RNOR में 7,80,000। तुम हो नालायक बच्चे, तुम हो नालायक बच्चे, क्या करूं मैं तुम्हारा। तुम हो नालायक बच्चे, सुनो सुनो सुनो, तुम हो नालायक बच्चे, क्या करूं मैं तुम्हारा। जितना मर्जी समझा लूं मैं, करते हो तुम कचारा। तुम हो नालायक बच्चे, क्या करूं मैं तुम्हारा। जितना मर्जी समझा लूं मैं, करते हो कचारा। है नालायक बच्चे। इधर देखो ध्यान से नालायको, आंसर देख लो इसका। ROR में इसका आंसर बनेगा 8,60,000, 7,80,000 और 5,70,000 पे ये आंसर बनेगा। बहुत कम बच्चों का ये आंसर है, बहुत कम बच्चों का ये आंसर है, बहुत कम बच्चों का ये आंसर है जी। इधर देखो ध्यान से, अब क्या क्या किया आपने। यहां पे एक बार चेक करना, इनकम फ्रॉम बिजनेस इन जापान, अब कमाया बाहर, कंट्रोल फ्रॉम दिल्ली, अब कंट्रोल फ्रॉम दिल्ली, और 30% रिसीव इन इंडिया। तो ROR के हाथ में पूरा 3 लाख आएगा, RNOR के हाथ में भी 3 लाख आएगा, क्योंकि कंट्रोल इंडिया में है। और NR के हाथ में सिर्फ 30% आएगा, जो आपने इंडिया में रिसीव किया। क्योंकि NR के हाथ में बाकी तो आएगा ही नहीं ना, NR के हाथ में बाकी तो आएगा ही नहीं, क्योंकि कमाया बाहर, रिसीव बाहर, कंट्रोल बाहर। सिर्फ 30% जो इंडिया में रिसीव किया वो NR के हाथ में आएगा। तो यहां पे 3 लाख, 3 लाख और 90,000 पहले पॉइंट में ही आएगा। उसके बाद इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी सिचुएटेड इन इंडिया, काम खत्म। अगर प्रॉपर्टी अगर प्रॉपर्टी इंडिया में सिचुएटेड है तो फिर तो काम ही खत्म हो गया। 1.5 लाख रुपए, 1.5 लाख रुपए, 1.5 लाख रुपए सबके हाथ में आएगा। उसके बाद पास्ट अनटैक्स प्रॉफिट हमें किसी के हाथ में टैक्सेबल नहीं करने, किसी भी इनकम में नहीं जोड़ने, इसको तो यहां से हटा दो। उसके बाद एग्रीकल्चर इनकम अराइज इन जापान, अब नालायको ये तुमने इनकम एग्जम्प्ट क्यों कर दी है। मतलब जापान में तुम एक एग्रीकल्चर इनकम कमा रहे हो, वो इंडिया में एग्जम्प्ट हो जाएगी। एग्रीकल्चर इनकम अराइज इन इंडिया एग्जम्प्ट ना, अराइज आउटसाइड इंडिया क्यों एग्जम्प्ट होगी, वो तो ROR के हाथ में टैक्सेबल होगी। तो एग्रीकल्चर इनकम जो है, अगर वो आपने बाहर कमाई है और रिसीव आपने हरियाणा में की है, तो रिसीव इन इंडिया है, तो सबके हाथ में आएगी 90,000, 90,000, 90,000। ठीक है ना। ना NR में कंट्रोल नहीं देखेंगे, आपको मैंने पहले बताया NR वाले केस में कंट्रोल वाला पॉइंट नहीं है। कमाया बाहर, कंट्रोल इंडिया में है, सिर्फ ROR, RNOR, NR में नहीं आएगा। NR में सिर्फ 2 इनकम आती है, या तो इंडिया में कमाओ या इंडिया में रिसीव करो। क्या बात समझ में आ रही है जी। उसके बाद देखो इनकम फ्रॉम सर्विस रेंडर्ड इन USA, सर्विस आपने बाहर रेंडर्ड की तो पैसा बाहर कमाया। रिसीव देयर, रिसीव भी आपने बाहर किया, तो सिर्फ ROR के अंदर आएगा 80,000, नील और नील। इनकम फ्रॉम बिजनेस इन चाइना, रिसीव्ड इन दिल्ली, तो अगर रिसीव्ड इन दिल्ली है तो बात ही खत्म हो गई है। अगर रिसीव आपने दिल्ली में कर ली है तो 2 लाख रुपए, 2 लाख रुपए, 2 लाख रुपए सबके हाथ में आएगा। क्या बात समझ में आ रही है। ये कंट्रोल वाला पॉइंट अब मेरे किसी काम का ही नहीं है, क्योंकि जब रिसीव आपने दिल्ली में कर ली है तो रिसीव इन इंडिया है, तो सबके हाथ में सारी इनकम टैक्सेबल है। उसके बाद डिविडेंड फ्रॉम US कंपनी, ठीक है, रिसीव इन इंडिया, जब रिसीव इन इंडिया तो 40,000, 40,000, 40,000 सबके हाथ में आएगा जी। अब यहां पे आप एक बार देख लो। देखो जी, ये 3 लाख, 3,90,000, 1.5 लाख, 1.5 लाख, 1.5 लाख,
पास्ट अनटैक्स प्रॉफिट, फिर 90 80 00 2 लाख 2 लाख 2 लाख 40 40 40, तो ये आपका आंसर निकल के आएगा जी। बताओ क्या दिक्कत है आपको, क्या प्रॉब्लम आ रही है? बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है यार, इसमें भी तुम्हें दिक्कत आ रही है? डन, लोग कर दूं? पक्का पक्का, चलो। तो ये पॉइंट अब जाके हमारा यहां पे खत्म हो जाता है। अब यहां पे एक क्वेश्चन है, ये लो, ये क्वेश्चन सेक्शन नंबर 5 का ना लास्ट क्वेश्चन है, और ये सबसे खतरनाक क्वेश्चन है। पहले सुन लो खतरनाक क्वेश्चन क्यों है। इसमें दो चीजें बतानी है, इसमें दो चीजें बतानी है। सबसे पहली बात तो इसमें यह बताना है, एक तो रेजिडेंशियल स्टेटस बताना है कि ये पर्सन क्या है, और जो भी ये पर्सन है उसके बेस पे इसकी इनकम क्या आएगी। मैं दोबारा बोलूंगा, इसमें दो चीजें बतानी है। पहली बात तो आपको यह बताना है इसका स्टेटस क्या आएगा, और दूसरी बात जो भी स्टेटस आएगा उस स्टेटस के बेस पे इसके हाथ में इनकम कितनी टैक्सेबल होगी। तो आओ एक बार क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन पढ़ते हैं, देखो ये क्या लिखा है। कह रहा मिस्टर वीजी इज ए फॉरेन सिटीजन, ठीक है, एंड रिजाइड इन यूएसए सिंस 1980, ठीक है। हिज पेरेंट्स was born in 1915 USA. Grandparents was born in 1935 in China. 1935 in China. And sorry, grandmother. And grandfather was born in 1937 Lahore, Pakistan. He visit in India 18th November 24 to see many places in India, or his total stay in last for immediately preceding previous year 370 days. He was resident in 3 out of 10 इमीडिएटली प्रीवियस ईयर, और 745 दिन वो रहा पिछले 7 साल में। ही अराइज इनकम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर एज फॉलोज। अब ये उसने इनकम कमाई है, तो मैंने क्या मांगा है, उसका स्टेटस निकाल दो और टोटल इनकम बताओ उसके स्टेटस के बेस पे, जो उसका स्टेटस है उसके बेस पे उसकी इनकम बता दो जी। ठीक है जी, तो आप निकाल दो। ये क्वेश्चन आपके सामने है और मुझे बताओ इसका आंसर क्या आएगा। ये लो जी, क्वेश्चन पूरा कर देता हूं मैं पूरा स्क्रीन कर देता हूं, आप मुझे इसका आंसर निकाल के बताओ जल्दी। ये लो जी, सोच समझ के करना क्वेश्चन। ये लो, हाँ जी, स्टेटस है ROR इनकम 25 लाख। स्टेटस है ROR इनकम है 25 लाख। स्टेटस निकल के आ रहा है तुम्हारा ROR और इनकम है 25 लाख। चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। फिर मुझे वो गाना ध्यान आता है कि तुम हो नालायक बच्चे क्या करूं तुम्हारा, तुम हो नालायक बच्चे क्या करूं तुम्हारा, जितना मर्जी पढ़ा लूं तुमको खूह में तुम डालते हो, तुम हो नालायक बच्चे क्या करूं तुम्हारा, जितना मर्जी पढ़ा लूं तुमको खूह में तुम डालते हो, तुम हो नालायक बच्चे क्या करूं तुम्हारा। अबे नालायकों, एक बात मेरे को बताओ, इंडियन ओरिजिन का पर्सन है, बाहर से इंडिया में विजिट कर रहा है, स्पेशल केस में कवर है। अब पहले इसकी टोटल इनकम फॉरेन सोर्स की इनकम को छोड़ के कितनी है पहले वो देखते हैं। अब यहाँ पे इनकम फ्रॉम बिजनेस इन दिल्ली 6 लाख रुपए काउंट करेंगे, वो 15 लाख की लिमिट में। इनकम फ्रॉम बिजनेस इन यूएसए कंट्रोल फ्रॉम दिल्ली, तो ये भी काउंट करेंगे, 7 और 6 13 लाख रुपए। इनकम अराइज और रिसीव इन यूएसए, ये काउंट नहीं करेंगे। इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी सिचुएटेड इन यूएसए 50% रिसीव इन इंडिया, तो ये 3 7 और 6 13 और 3 16 लाख रुपए। अब इनकम 15 से ज्यादा है, तो अगर इनकम 15 से ज्यादा है तो 182 और 120 डेज वाली कंडीशन लगेंगी।
अब एक बात मेरे को बताओ, यहां पर वो आया कब है? 18 नवंबर को आया। अब 18 नवंबर 24 से लेकर 31 मार्च तक, 31 मार्च तक वो चेक करना कितने दिन रहा? 18, 19, 20, 3 दिन और 10 दिन और 13 दिन नवंबर में, 13 दिसंबर, फिर जनवरी, फिर फेब और फिर यहां पे मार्च। बताना कितने दिन आ रहा है जी? सारे बच्चे बताओ कितने दिन आ रहा है? हट, नालायक। अब मैं आंसर ही सुनूंगा। कितने दिन आ रहा है यहां पे बताओ? कितने दिन आ रहा है? 134 डेज आ रहा है। तो अगर 134 डेज आ रहा है तो 120 डेज और मोर है, और पिछले 4 साल में 365 दिन भी है, तो वो क्या बन गया? रेजिडेंट बन गया। और ये 120 डेज वाली कंडीशन की वजह से रेजिडेंट बना, तो ये हमेशा RNOR बनेगा, ये ROR बन ही नहीं सकता। सर ये मैंने तुम्हें कंफ्यूज करने के लिए दी है, क्योंकि अगर ये 120 डेज वाली कंडीशन की वजह से रेजिडेंट बना है तो ये RNOR वाली कैटेगरी में कवर होगा, ये ROR वाली कैटेगरी में आ ही नहीं सकता। तो अगर ये RNOR वाली कैटेगरी में कवर होगा तो भाई साहब इसका आंसर इस 6 लाख ये, 7 लाख ये और 3 लाख ये, तो 16 लाख रुपए की इनकम आएगी इसकी। ओ आ उई ऊ बोल गया उई, ये नालायक पंती मत करो मेरे सामने अब तुम, यहां पे ये हरकतें मत करो। इधर देखो ध्यान से जी, तो यहाँ पे इसका आंसर ये देखो, पूरा मैंने विद प्रेजेंटेशन किया हुआ है। तो यहाँ पे अगर आप चेक करोगे तो 134 डेज है, 16 लाख की इनकम है, तो यहाँ पर वो ट्रीटेड जो है वो क्या बनेगा? रेजिडेंट बनेगा, ठीक है। और यहाँ पे वो क्या बनेगा? RNOR बनेगा जी, ठीक है ना, वो RNOR बनेगा, क्योंकि 120 डेज वाली कंडीशन की वजह से वो रेजिडेंट बन रहा है, और उसकी इनकम जो यहाँ पे निकल के आएगी वो आएगी 16 लाख रुपए की इनकम निकल के आएगी जी। क्या बात मेरी समझ में आ रही है? यस, ये रिवीजन क्लासेस हैं, अगर आपने पहले पढ़ा होगा तो आपको समझ में आ सकती हैं, नहीं पहले पढ़ा होगा तो मैं कुछ नहीं कह पाऊंगा उसके लिए, ठीक है जी। तो ये आंसर जो है RNOR, और 16 लाख रुपए की इनकम निकल के आ रही है। सर अगर इंडियन ओरिजिन ना होता तो अब तुम क्वेश्चन ही चेंज कर दो, अब तुम क्वेश्चन चेंज कर दोगे अपने आप को प्रूफ करने के लिए, ऐसे नहीं होता। अगर इंडियन ओरिजिन ना होता तो नॉर्मल कंडीशन चेक करता, तो फिर वो ROR बन जाता, ROR बन जाता, फिर सारी इनकम टैक्सेबल हो जाती। मैं नहीं खेलूंगा तुम्हारे साथ। हाँ तुम अब क्वेश्चन चेंज कर रहे हो ना, अब क्वेश्चन चेंज क्यों कर रहे हो तुम? सीधा क्वेश्चन करो ना, जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन करो। अगर ऐसा होता वैसा होता, अब तुम्हारा गलत हो गया, अब तुम वैसे वैसे कर रहे हो। हाँ अगर मान लो इंडियन ओरिजिन नहीं होता तो फिर नॉर्मल केस में आता, नॉर्मल केस में ROR बनता, ROR में सारी की सारी इनकम टैक्सेबल हो जाती जी। क्या बात मेरी समझ में आ रही है? पक्का पक्का, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलो इस पॉइंट को अब हम यहां पे पैक कर देते हैं। तो अब जाके ये तो हमारे खत्म हो गए, सेक्शन 5 हमारा खत्म हो गया। अब मैं तुम्हें होमवर्क दे रहा हूं, अब मैं तुम्हें होमवर्क दे रहा हूं, तो होमवर्क लिख लो जी। अब तुम होमवर्क लिख लो फटाफट से। तो भाई पहला क्वेश्चन मैंने तुम्हें दिया, दूसरा दिया, उसके बाद मैंने तुम्हें तीसरा क्वेश्चन भी दिया था, ठीक है, तीसरा क्वेश्चन दे दिया था। फिर अब तुम फोर्थ क्वेश्चन भी यहां पे नोट कर लो, फोर्थ क्वेश्चन भी है, ठीक है जी, फोर्थ क्वेश्चन भी है। उसके बाद फिर फोर्थ के बाद यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 भी तुम कर लो। अच्छा तुम्हें ना इसमें थोड़ा सा पॉइंट में दिक्कत आ सकती है। दिक्कत क्यों आ सकती है? जैसे अगर अपने इसमें ना कुछ पॉइंट हाउस प्रॉपर्टी के भी होंगे, जैसे तुम्हें पता, अगर तुमने हाउस प्रॉपर्टी वाला चैप्टर किया है, सबने पढ़ा हुआ है ना, पहली बार तो नहीं पढ़ रहे, ये रिवीजन क्लास है, ऑब्वियस सी बात है। तो हाउस प्रॉपर्टी में वो 30% की स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलती है रेंट में से। तो अगर उसने यहाँ पे रेंट बोला है तो रेंट में से पहले वो 30% की हमें डिडक्शन माइनस करनी पड़ेगी, फिर हमें वहां पे इनकम दिखानी पड़ेगी, बस ये पर ध्यान देना। हाँ अगर उसने इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी बोला है या ब्रैकेट में कंप्यूटेड लिखा है तो फिर हमें दिखाने की जरूरत नहीं है, बट अगर वो रेंट कह रहा है तो रेंट में से डिडक्शन मिलती है। तो क्वेश्चन नंबर 5 आपका होमवर्क है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 आपका होमवर्क है, 6 आप देख सकते हो, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 आप देख सकते हो। उसके बाद 6 के बाद ये क्वेश्चन नंबर आप 8, ये आपका होमवर्क है, क्वेश्चन नंबर 8 आपका होमवर्क है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 के बाद 9 हो गया, 10 हो गया, ठीक है। अच्छा 11 यहां से काट देना, 11 यहां पे गलत दिया हुआ है, 11 पूरा क्वेश्चन नहीं दिया हुआ यहां पे, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर मैंने आपको बोल दिया अपना, और फिर यहां पे आप आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 17 मैंने आपको दे दिया था, 18 हो गया, ठीक है, 19 आपने कर लिया। उसके बाद ये 22 तक हो गया, 23 कर सकते हो जी, ठीक है, 23 कर सकते हो, 20
24 भी आप देख सकते हो, ठीक है, 24 भी आप देख सकते हो। उसके बाद फिर यहाँ पे 26 भी आप देख सकते हो, ठीक है। उसके बाद 28 भी आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है, 28। और उसके बाद यहाँ पे 29। तो ये क्वेश्चंस हैं जी आपके, ठीक है जी। तो ये आपके सारे क्वेश्चन होमवर्क है, इसको आप घर से आप ट्राई करके आओगे। तो अब जाके हमारे सारे के सारे सेक्शन 6 कवर हो गया, 5 कवर हो गया, ठीक है। अब हमारा एक सेक्शन बैलेंस बचा, सेक्शन नंबर 9। तो कल वाली क्लास में हम सेक्शन नंबर 9 को हम खत्म करेंगे, और 9 खत्म करने के बाद फिर हमारा ये चैप्टर पूरा खत्म हो जाएगा, और फिर हम कैपिटल गेन की स्टार्टिंग करेंगे बहुत बढ़िया तरीके से। अगर आपने बस एक बार कैपिटल गेन पहले पढ़ा हुआ है और आपने अमेंडमेंट क्लास कैपिटल गेन की देख ली है, तो बिलीव में आपको रिवीजन करने का बहुत मजा आने वाला है, ठीक है ना। बहुत बढ़िया से हम रिवीजन करेंगे, तुम टेंशन बिल्कुल मत लेना, ठीक है। बस एक बार आपसे रिक्वेस्ट है, कैपिटल गेन स्टार्ट होने से पहले एक बार हाथ जोड़ के निवेदन है, एक बार कैपिटल गेन की अमेंडमेंट जरूर देख लेना, क्योंकि आपको तभी और बढ़िया समझ में आएगा, ठीक है जी। चलो तो फिर बाकी हम मुलाकात करते हैं कल वाली क्लास में जी। और कल हमारी क्लास जो होगी, कल हमारी क्लास जो होगी सेम टाइम पर, ठीक है, शाम को ही रखेंगे। अगर कोई भी टाइमिंग में चेंज हुआ तो मैं आपको आपके टेलीग्राम चैनल के ऊपर बता दूंगा और व्हाट्सएप के ऊपर बता दूंगा अगर टाइमिंग में चेंज होता है। अदरवाइज जो क्लास होगी कल शाम को 4 बजे होगी, ठीक है जी। ओके जी, बाय बाय, टाटा, थैंक यू सो मच, जय हिंद, गॉड ब्लेस यू, लव यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर जी, बाय बाय जी। नोट्स भेज दूंगा आज।